हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज क्लास 12th के चैप्टर 1 पर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले इसके बारे में जानेंगे कि स्थिर वैद्युत की क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। ठीक है, क्या बताया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या कहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट ऑन विच द चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार की। वैद्युत आवेश क्या होता है और उनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर बच्चों मैं आपको बता दूं, चैप्टर आपको एकदम डिटेल में मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी इसमें आपको, भरपूर न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, और थ्योरी जो है बहुत ही आसान, पूरी डिटेल से थ्योरी होगी, सारे कॉन्सेप्ट इसमें हमारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप लोग स्किप ना करें, एक एक चीज़ को देखें बढ़िया करके, अच्छे से समझ में आएगा। वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर टाइप्स। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो देखो कहते हैं कि द्रव्य का वह गुण, सही है, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, क्या बताया? द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब कहने का यह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच it shows the electric and magnetic effect or it feels of electric and magnetic effect is known as the electric charge। मतलब वैद्युत आवेश उसे कहते हैं। और कह रहे हैं वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, उसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो क्या कहोगे? इट इज डिनोटेड बाई Q, दैट इज Q इक्वल्स टू NE होता है बच्चों। क्या होता है? Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, Q से रिप्रेजेंट कर दिया। अब Q इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है वो है Q इक्वल्स टू NE। क्या है? Q इक्वल्स टू NE, जहाँ N क्या है बच्चों? N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ई का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आपकी सभी न्यूमेरिकल्स में लगेगी और टोटल जितने भी क्वेश्चन करेंगे पूरी फिजिक्स में, आप ये समझ लो बच्चों, ये जगह जगह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेश के जो प्रकार हैं कितने हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ने बताया कि आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बना बच्चों, अगर ये पूछें कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस बात को किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आप क्या कहेंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश जो हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक। ठीक है, फिर बात करते हैं धन आवेश की, पॉजिटिव चार्ज की। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, समझिए। बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, तो देखिए कह रहे हैं किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों? मतलब कहने का ये हुआ कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होगी उसकी वजह से जो आवेश उत्पन्न होगा
उसे हम कहेंगे धन आवेश। ठीक है, क्या है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक, अब कमी कैसे होगी जरा समझेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर कह रहा है जैसे जब कांच की छड़ को, किसको, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्या बताया बच्चों, जैसे कांच की छड़ है और कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, कांच में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर ट्रांसफ़र हो गए। मतलब कांच की छड़ को आपने रगड़ा ऐसे करके, ठीक है, रेशम के कपड़े से, तो क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े पर चले गए। सही है, कहाँ से, कांच से। अतः कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि कांच की छड़ में से गए थे ना इलेक्ट्रॉन, तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ, रेशम के कपड़े पर। तो कांच की जो छड़ थी उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिसके कारण कांच की छड़ जो है वो धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक होगा ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कह रहे हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। मतलब क्या, किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उस आवेश को हम कहेंगे ऋण आवेश। सही है, उल्टा है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धन आवेश। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, फर जानते हो आप, जैसे जैकेट वगैरह पहनते हो तो उसमें अंदर जो बाल जैसे लगे होते हैं उसको फर कहते हैं। ठीक है, तो जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तब फर से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर स्थानांतरण हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ से, फर में से इलेक्ट्रॉन चले गए एबोनाइट की छड़ में। अतः मतलब क्या हुआ, अतः एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। क्यों, क्योंकि फर में से इलेक्ट्रॉन आ गए एबोनाइट की छड़ पे, तो जो एबोनाइट की छड़ है उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और जो फर थी उसमें से इलेक्ट्रॉन गए चले। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। क्यों हो गई ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए थे बेटा, जो एबोनाइट की छड़ है ना, तो एबोनाइट की छड़ ने फर से इलेक्ट्रॉन लिए, तो फर ने इलेक्ट्रॉन दिए तो फर हो गया धन आवेशित, और एबोनाइट की छड़ ने इलेक्ट्रॉन लिए तो एबोनाइट की छड़ हो गई ऋण आवेशित। क्यों, देने वाला दाता होता है और लेने वाला ग्राही होता है, ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ आवेशन की हमारी विधियां हैं। ठीक है, आवेशन की विधियां, तो आवेशन की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग जो हैं, उसमें देखिए आप, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे घर्षण, मतलब कैसे जो है आवेश उत्पन्न होता है, समझिए। कह रहे हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपने दो वस्तु ले ली और दोनों वस्तुओं को क्या करा, आपस में रगड़ा, तब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने लगते हैं। क्या होगा बच्चों, जब दो वस्तुओं को लिया आपने और दो वस्तुओं को लेके आपस में रगड़ा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे जाने लगेंगे, लेकिन अभी आपको ये नहीं मालूम है कौन सी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक, तो होगा ये कि जरूर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी पे जाने लगेंगे, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है बेटा, अब समझिए, कह रहे हैं जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धन आवेशित तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। क्या, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी वो तो धन आवेशित हो जाएगी और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो वस्तु हमारी ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अथवा स्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगला टॉपिक है हमारा
चालन द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है, इसको समझेंगे। कह रहे हैं जब किसी धन आवेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराते हैं, जैसे कोई पॉजिटिवली एक क्या है, जब किसी अनावेशित चालक को, अनावेशित मतलब कोई चार्ज हमारा जो है अनचार्ज है, मतलब वो चार्ज नहीं है, उसको किसी आवेशित चालक से आपने संपर्क कराया, ठीक है, तो आवेशित चालक अपना आवेश किसको देगा, अनावेशित को। मतलब एक चीज़ चार्ज है हमारी और एक चीज़ डिस्चार्ज है, तो जब चार्ज वाली को कनेक्ट कर दोगे डिस्चार्ज वाली से, तो बच्चों क्या होगा, जो आवेशित वाली है, जो चार्ज वाली है, उसमें से करंट जो है डिस्चार्ज वाली में जाने लगेगा। अनावेशित चालक को देने लगता है करंट। जैसे आप बताऊं, आपने देखा होगा जब आपका मोबाइल फ़ोन डाउन हो जाता है तो आप चार्जर से उसको कनेक्ट करके लगाते हो प्लग उसमें स्विच में, और स्विच ऑन करते हो तो उससे लाइट आपके फ़ोन में जाने लगती है। मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया है ना, मोबाइल की बैटरी जो है, तो मोबाइल की बैटरी की ओर जाने लगती है, तो वो तो चार्ज होती है वो चीज़, मतलब बोर्ड से जो लाइट आ रही है उधर आवेश उसमें है, चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें। लेकिन आपकी बैटरी जो डाउन थी, तो बैटरी में जब आएगा तो वो क्या होगी, मतलब जो डिस्चार्ज है बैटरी उसकी तरफ वो जाने लगेगा। आवेशन की ये विधि चालन कहलाती है। चालन माने चलना, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज वाली है उससे डिस्चार्ज वाली की ओर को क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। इसलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। और थर्ड देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। और चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है बच्चों, समझो। कह रहा है जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाते हैं, मतलब एक तो चार्ज है और दूसरा डिस्चार्ज, तो जब बच्चों चार्ज वाले को डिस्चार्ज वाले के पास लाओगे तो क्या होगा, ठीक है, तो अनावेशित चालक में आवेशों का पुनर्वितरण होता है। मतलब दोबारा से जो चार्ज है ना वो आ जाता है किसमें, डिस्चार्ज वाले में, तथा उसके निकटवर्ती पृष्ठ पर आवेशित चालक के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब एक पे अगर पॉजिटिव है तो उसके पास वाले पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आवेशन की ये विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण का मतलब क्या है, अगर एक पॉजिटिवली है तो दूसरी उसके पास वाली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें कह रहे हैं कि वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। कुछ वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण हैं और वो क्या हैं, देखिए समझिए। कह रहे हैं कि वैद्युत आवेशों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला होता है आवेशों के मध्य बल, यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेज। तो क्या होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि विजातीय आवेश मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ठीक है, तो क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर है बात। जो सजातीय आवेश हैं उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल, और जो विजातीय हैं दूसरी मतलब प्रकृति के हैं उनके बीच लगेगा आकर्षण बल, ठीक है। अब देखिए आवेश का संरक्षण। संरक्षण किसी भी चीज़ का हो, संरक्षण का मतलब होता है उस चीज़ को बनाए रखना, ठीक है बच्चों, यानी कि कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज क्या है समझिए। आवेशों का यह गुण आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, और इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हो, इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण, ठीक है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे, जब आपने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, क्या हुआ, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो एबोनाइट की छड़ को क्या होता है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तब एबोनाइट की जो छड़ है, तो एबोनाइट की छड़ को जितने इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है एबोनाइट की छड़, किससे, बिल्ली की खाल से, तो बिल्ली की खाल को ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यानी कि बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। समझ रहे हो बच्चों। हाँ, अतः एबोनाइट की छड़ पर जितना ऋण आवेश उत्पन्न होता है, सही है,
एबोनाइड की छड़ पर जितना ऋण आवेश। अब ऋण आवेश क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जब तुम किसी से लोगे पैसा उधार तो तुम कर्जदार हो जाओगे, है ना। तो ऐसे ही एबोनाइड की छड़ ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, किससे लिए हैं? बिल्ली की खाल से। तो एबोनाइड की छड़ हो जाएगी निगेटिवली चार्ज और बिल्ली की खाल हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक उतना ही धन आवेश बिल्ली की खाल पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ठीक उतना ही आवेश बिल्ली की खाल पर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो कैसा? पॉजिटिवली। अतः स्पष्ट है कि आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं? केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ना तो उत्पन्न हुआ और ना नष्ट हुआ। ठीक है, यहाँ आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो बस ये कह सकते हो आप कि आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे भेज सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है हो गया आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, युग्म उत्पादन की अगर हम बात करें तो युग्म उत्पादन की क्रिया में एक गामा फोटॉन के किसी भारी नाभिक द्वारा आवेशित कर लेने पर इसका पूरी तरह विनाश हो जाता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म की उत्पत्ति होती है। मतलब कहने का ये है कि ये गामा फोटॉन है। अब गामा फोटॉन जो होता है जब वो टूटता है तो एक बनता है पॉजिट्रॉन, दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितना इसका द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान इसका होता है, और जितना आवेश इस पे होता है उतना ही आवेश इधर हो जाता है। मतलब आवेश जो होता है वो क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? आवेश जीरो, कुछ नहीं है, और यहाँ प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया? जीरो। तो इस क्रिया में प्रारंभ में तथा बाद में दोनों अवस्थाओं में कुल आवेश क्या रहता है? शून्य, नेट आवेश जीरो रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है कहते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। क्या होती है वैद्युत आवेशों की योज्यता? कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या बताया? कि किसी वस्तु पर कुल आवेश जो टोटल चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के जो टोटल चार्ज है ना उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे बच्चों कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित आवेश क्रमशः Q1, Q2, -Q3, -Q4, डैश डैश प्लस के Qn हो, तब वस्तु पर कुल आवेश मालूम क्या हुआ? कुल आवेश जो होगा बच्चों वो Q बराबर होगा आपका Q1 + Q2 - Q3 - Q4। जो प्लस के हैं वो जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं वो घट जाएंगे। डैश डैश कहाँ तक चलेगा बच्चों? Qn तक चलेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है चौथा पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसमें देखिए क्या करते हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला जो न्यूनतम आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रकृति में ई से छोटा आवेश संभव नहीं है। मतलब देयर इज नो चार्ज पॉसिबल लेस देन ई इन नेचर। तो अब आवेश को कैसे हम परिभाषित करेंगे वो देखिए। कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर कितना होता है? n ही होता है। Q बराबर क्या होता है? n होता है। ठीक है, तो E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हम पहुँचे एक न्यूमेरिकल पर, और हमारा न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम आवेश से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और
इसको हम पढ़ेंगे तो देखो कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से, ये तो आवेश हो गया ना, तो गिवन दैट में क्यू कितना है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या दिए जाएं, मतलब एन पूछा है आपसे क्या होगा। और ई का मान सर्वविदित है, सबको पता होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। अब बच्चों हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई, तो Q इक्वल्स टू एन ई से आप n निकाल लेंगे, n बराबर Q बटे ई हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से देखेंगे जो Q का मान है हमारा वो कितना है बच्चों 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक लगा दिया। ई का मान हमारा लगा दिया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है, ऊपर लगा दिया Q का मान, नीचे लगा दिया ई का मान। Q का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 और ई का मान फिर से बताओ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। बच्चों 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल, ऊपर 48 नीचे 16, सही है, 16 या 48 3, तो इलेक्ट्रॉन जो आ गए n बराबर वो कितने आ गए 3 आ गए। इसका मतलब हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकाले जाएं या दिए जाएं, ये बात आई। तो देखो चूंकि वस्तु को धन आवेशित करना है, क्या करना है धन आवेशित करना है, इसलिए क्या होगा वस्तु को धन आवेशित करना है, इसलिए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्या करना होगा वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। अब देखिए बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों हम लोग। कह रहे हैं यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। देखो अधिकता है इलेक्ट्रॉनों की, तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो भाई इस पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जब आए होंगे तो प्रकृति ऋणात्मक हो ही गई। ठीक है, तो हमें एन दिया है 1500, ई दिया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, क्यू आपसे पूछ रहा है तो क्यू बराबर एन ही होता है, कुछ नहीं करना, एन का मान 1500 लगाओ, ई का मान कितना लगाओ, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 लगाओ और इन दोनों की गुणा करोगे तो 2400 गुणा 10 की घात माइनस 19, सही है। यहाँ से पॉइंट यहाँ ले आओगे बच्चों 3 स्थान इधर को तो 2.4 हो गया और ये 3 पावर कम हो जाएगी, माइनस की कितनी रह गई 16। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं यहाँ पर कि आवेश की जो प्रकृति होगी वो मालूम कितनी होगी, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे और अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा, जो क्लास चलेगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, तो वेट कीजिए अगले दूसरे क्लास के लिए। और बच्चों एक काम करिएगा, आप लोग अपनी एक कॉपी लेके बैठें और नोट्स बाकायदा अच्छे से आप लोग बनाते जाएं और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने भाइयों को शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें। ठीक है, जिससे कि वो लोग भी ये अच्छी जो आपको क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे उसका फ़ायदा वो भी लोग ले सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।